हेलो दोस्तों, आज है 30 जून 2025 और आज के द हिंदू के एडिटोरियल के जितने भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं या उसके अलावा भी जितने भी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन सब के बारे में आज हम बहुत ज़्यादा विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, नज़र डालते हैं हम आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स की हेडिंग पे जिनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता के बारे में, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के बारे में और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में, जो कि औपनिवेशिक युग के 3 कानूनों के नए वर्जन हैं, है ना। इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक जो 2025 अभी लाया गया है उसके बारे में बात करेंगे। हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो 3 भाषा नीति है उसके संदर्भ में बात करेंगे कि इस 3 भाषा नीति की वजह से हमारे समाज में एकता आ रही है या हमारे समाज में विभाजन हो रहा है ना। फिर हम 1975 से 77 के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो जबर नसबंदी अभियान चलाए गए थे, हम देखेंगे कि किस तरीके से सामूहिक मानवाधिकार उल्लंघन का पूरे विश्व में ये एक सबसे बड़े मामलों में से एक है। इसके अलावा आपको हर आर्टिकल के लास्ट में एक मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न देखने को मिलता है। इस अभ्यास प्रश्न को आप लिख के अपने आंसर राइटिंग को बिल्कुल सही दिशा में लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के अपने पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इस आर्टिकल में दोस्तों ये बताया गया है कि 2023 में जो हमने औपनिवेशिक युग के 3 आपराधिक कानूनों को बदला था उसके क्या क्या मायने हैं, जिसमें आप देखेंगे भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी थी 1860 की, उसको हमने भारतीय न्याय संहिता से प्रतिस्थापित किया। सीआरपीसी को बीएनएसएस में यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कन्वर्ट किया। फिर भारतीय इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का था, इसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तौर पे हमने परिवर्तित कर दिया। तो इन सारे नए कानूनों को लागू हुए लगभग 1 वर्ष बीत चुके हैं और इस दौरान पुलिस और न्याय व्यवस्था में जो भी बदलाव थे उसके व्यावहारिक अनुभव किस प्रकार के रहे हैं, उनके सामने क्या क्या लाभ और क्या क्या चुनौतियाँ आई हैं, इन सब के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। इस आर्टिकल को दोस्तों आप अपने जीएस पेपर 2 के शासन, पारदर्शिता और न्यायिक सुधार से जोड़ सकते हैं। जीएस पेपर 3 के आंतरिक सुधार, साइबर फॉरेंसिक से भी जोड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप इसको जीएस पेपर 4 के नैतिकता में निष्पक्षता और जवाबदेही वाले टॉपिक से भी जोड़ सकते हैं। तो मुख्य बिंदुओं पे हम बहुत ज़्यादा विस्तार से अभी चर्चा करेंगे। नए आपराधिक संहिताओं का कार्यान्वयन एक यांत्रिक प्रक्रिया से परे कैसे है, देखते हैं। देखिए, CCTNS यानी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स, तो नई धाराओं के इस CCTNS की नई धाराओं के अनुसार एफआईआर दर्ज करना इसी डिजिटल नेटवर्क से होता है और जिससे राज्यों के भीतर समन्वय सुचारू हो गया। यानी अब जो एफआईआर डिजिटली दर्ज किया जाता है वो CCTNS से दर्ज किया जाता है। इससे क्या होता है कि राज्यों के भीतर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों के मध्य जो समन्वय है वो ज़्यादा आसान हो गया है, ज़्यादा सुचारू हो गया है। पहले क्या किया जाता था, पहले मैन्युअली एंट्री की जाती थी किसी भी एफआईआर की। तो अब मैन्युअली एंट्री के बजाय अब संबंधित पुलिस स्टेशन में अब 0 एफआईआर भी भेज सकते हैं। 0 एफआईआर दोस्तों ऐसा एफआईआर होता है जो आप किसी भी पुलिस स्टेशन में फाइल कर सकते हैं। देखिए, हर एक पुलिस स्टेशन का अपना एक क्षेत्राधिकार होता है और इस पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में आने वाले लोग, ये एरिया है इसका अपना, ये पुलिस स्टेशन है, तो इस एरिया के लोग जो हैं, इस एरिया के लोग ये इस पुलिस स्टेशन में आके अपना एफआईआर दर्ज करवाते हैं। लेकिन मान लीजिए आप इस एरिया में रह रहे हैं और यहाँ पे आपके साथ गलत हुआ है, आप हालांकि इस एरिया के निवासी हैं लेकिन अगर आप इस एरिया में हैं और आपके साथ इस एरिया में कुछ अपराध हुआ है तो इस एरिया के पुलिस स्टेशन में भी आप एफआईआर जाके फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको वही बताया कि किसी दूसरे क्षेत्राधिकार का आदमी किसी भी क्षेत्राधिकार के पुलिस स्टेशन में जब जाके एफआईआर फाइल करता है तो हम उसी को 0 एफआईआर कहते हैं। तो जो ये बदलाव हुए हैं ये केवल तकनीकी बदलाव नहीं है बल्कि पुलिसिंग के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ठीक है, अब इसके अलावा हम बात करते हैं ई साक्ष्य ऐप की भूमिका के बारे में, जिसके बारे में इस आर्टिकल में हमें बताया गया है कि डिजिटल सबूत और पारदर्शिता कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ मिलकर ई साक्ष्य मोबाइल ऐप को तैयार किया है। अब ये जो ऐप है वो घटनास्थल से तस्वीरें, वीडियो, तारीख और समय की मुहर यानी टाइम स्टैम्प यानी किस समय पे कोई भी अपराध हुआ वो, और जीपीएस लोकेशन सहित कई सारे डेटा को अपलोड कर सकता है।
अब ये सारी बातें जो हैं वो सबूत हैं, तो इन सबूतों को अदालत में मजबूत साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसकी वजह से जो भी अपराध के संबंध में जांच होती है उन जांच में हमें निष्पक्षता और पारदर्शिता देखने को मिलेंगे। तो ई साक्ष्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी अपराध की जांच की प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाए रखने में और पारदर्शी बनाए रखने में। फिर बीएनएसएस की तकनीक आधारित धाराएं हैं उसके प्रभाव की बात करें तो अब गवाहों को अदालत में बार बार बुलाने की ज़रूरत है वो कम पड़ेगी। साथ ही साथ अब डिजिटल साक्ष्य पर अधिक निर्भरता हमारी बढ़ेगी। अब डिजिटल साक्ष्य पर अधिक निर्भरता बढ़ने की वजह से क्या होता है दोस्तों, देखिए जब आप भौतिक रूप में किसी भी साक्ष्य को इकट्ठा करते हैं तो इसके साथ छेड़छाड़ की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है ना। इन साक्ष्यों के साथ भ्रष्टाचार होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। तो डिजिटल साक्ष्य जब हमारे देश में इकट्ठा किए जाने लगेंगे तो इस भ्रष्टाचार पे कुछ हद तक अंकुश लगेगा। लेकिन इसके साथ साथ व्यवहारिक चुनौतियाँ और राज्य स्तरीय अंतर भी हमें देखने को मिलता है। देखिए कई राज्यों में आप देखेंगे फॉरेंसिक लैब अभी तक आईटी एक्ट के तहत नोटिफाइड नहीं है, तो इसकी वजह से डिजिटल सबूत जो हैं वो कोर्ट में तकनीकी वजहों से खारिज हो जाते हैं। तो डिजिटल सबूत को कोर्ट में मान्य होने के लिए आईटी एक्ट के तहत नोटिफाइड होना ज़रूरी है। ठीक है। फिर जो जांच अधिकारी होते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो अक्सर अपने निजी मोबाइल का प्रयोग करने लगते हैं। अब इस वजह से डेटा की सुरक्षा पर भी प्रश्न चिन्ह उठने लग जाता है। फिर घटनास्थल की बेहतर जांच करने के लिए एक विशेष मोबाइल लैब, ड्रोन या कैमरा यूनिट्स की ज़रूरत है ना। तो ये सारी व्यवहारिक चुनौतियां आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से नियमित फीडबैक है वो भी ज़रूरी है, ताकि इन फीडबैक के माध्यम से जहाँ पे भी सुधार की ज़रूरत हो वहाँ पे सुधार को लागू किया जा सके। तो इसमें हमें व्यवहारिक चुनौतियाँ और राज्य स्तरीय अंतर भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों हमने जो नए कानून अपनाए हैं उनमें समय अनुसार जो भी परिवर्तन किए हैं, डिजिटल सबूत इकट्ठा करने से लेके ई साक्ष्य ऐप बनाने से लेके कई सारे जो हमने परिवर्तन किए हैं, इन परिवर्तनों के प्रभाव तो ज़रूर हैं, इन परिवर्तनों के हमें सकारात्मक पक्ष तो ज़रूर देखने को मिलते हैं, लेकिन इन सारे परिवर्तनों के समक्ष कई सारी व्यवहारिक चुनौतियाँ भी हैं और ये चुनौतियाँ राज्य स्तरीय अंतरों को भी हमारे सामने प्रदर्शित करती हैं। तो दोस्तों ये जो नए कानून और तकनीकी नवाचार हैं ये पुलिस जांच को ज़्यादा वैज्ञानिक और निष्पक्ष बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं। और इस संदर्भ में आप ई साक्ष्य हो गया, फिर CCTNS हो गया, MED LEAPR हो गया, ये सारे जो तकनीकी नवाचार हैं ये काफ़ी कारगर साबित हो रहे हैं। लेकिन इन सुधारों का वास्तविक लाभ दोस्तों तभी होता है जब सभी राज्यों में समान रूप से संसाधन, प्रशिक्षण और तकनीकी ढांचा को उपलब्ध कराया जाए। अभी मैंने आपको बताया कि राज्यों के बीच जो अंतर है वो अंतर इस नए तकनीकी नवाचार को, कानूनों में परिवर्तन को प्रभावी बनाने में एक बाधा बनता है। तो अगर इन सुधारों का हमें वास्तविक लाभ लेना है तो सभी राज्यों में समान रूप से हमें तकनीकी ढांचा उपलब्ध कराना पड़ेगा, जो तकनीकी प्रशिक्षण की ज़रूरत है उस प्रशिक्षण को उपलब्ध करवाना पड़ेगा और जो ज़रूरी संसाधन है उसको भी उपलब्ध करवाना पड़ेगा। तो निष्कर्षतः दोस्तों ये जो संहिताएं हैं ये केवल कागजी बदलाव नहीं है, ये हमारे भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था को डिजिटल युग में ले जाने की दिशा में एक बहुत ही ठोस कदम है। लेकिन ज़रूरत यह है कि हम इसे ज़मीनी स्तर पर सही तरीके से लागू करें, है ना। और लागू किस तरीके से कर सकते हैं, जो भी मैंने आपको सुधार की बातें बताई उस तरीके से। तो इस पूरी चर्चा के आधार पे आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि नए आपराधिक संहिताओं के लागू होने के 1 वर्ष बाद क्या तकनीकी उपकरणों और प्रक्रियात्मक बदलावों ने भारतीय पुलिसिंग में पारदर्शिता और प्रभावशीलता को सचमुच बढ़ाया है। आलोचनात्मक चर्चा करें। तो ये दोस्तों पहला आर्टिकल था। बढ़ते हैं दूसरे आर्टिकल की तरफ, जहाँ पे IT बिल्स 2025 जिसको कि अभी संसद में लाया गया है, पेश किया गया है, उसके संदर्भ में ये आर्टिकल बात करता है। तो देखिए केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT बिल 2000 माफ़ कीजिए अधिनियम नहीं विधेयक और अधिनियम में दोस्तों फ़र्क होता है। विधेयक जब दोनों सदनों से पास हो जाता है और प्रेसिडेंट के पास जाके राष्ट्रपति उसका हस्ताक्षर मिल जाता है, तब जाके विधेयक जो है वो अधिनियम में बदल जाता है। तो अभी ये विधेयक है, आपको ध्यान में रखना है। तो केंद्र सरकार ने जो सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक 2025 को संसद में पेश किया है वो IT एक्ट 2000 की जगह लेगा। अब इस बिल में डिजिटल सर्च के बारे में, जब्ती के बारे में और निगरानी से जुड़ी शक्तियों के बारे में फिर से एक परिभाषा दी गई है। अब इस परिभाषा के संदर्भ में आलोचना ये हो रही है कि इस नई परिभाषा से नागरिक के स्वतंत्रता का और नागरिकों के निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा।
तो इस आर्टिकल में इन्हीं प्रावधानों का विश्लेषण किया गया है, खासकर पुलिस और एजेंसीज को जो दी गई शक्ति है उसके दुरुपयोग या अधिकारों का उल्लंघन किस तरीके से हो सकता है। तो दोस्तों, आप इस आर्टिकल को अपने यूपीएससी सिलेबस के जीएस पेपर 2 के शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और मौलिक अधिकार से जोड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसको आप जीएस पेपर 3 के साइबर सुरक्षा से, आईटी कानून से, डेटा प्रोटेक्शन से जोड़ सकते हैं। इसके अलावा आप इसको जीएस पेपर 3 में नैतिकता के टॉपिक में शक्ति के विवेकपूर्ण उपयोग से जोड़ सकते हैं और नागरिक अधिकारों के संरक्षण से जोड़ सकते हैं। एक एक करके हम इस आर्टिकल के मुख्य बिंदुओं के संदर्भ में बात करते हैं। सबसे पहले आईटी बिल 2025 में डिजिटल सर्च पावर्स का दायरा क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो नया बिल है, इसमें सरकारी एजेंसियों को जो भी डिजिटल डिवाइसेस हैं, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, इन सब की तलाशी का अधिकार दिया गया है। जो डेटा है, दस्तावेज हैं और संचार हैं, उन सब का एक्सेस दिया गया है। जो संदिग्ध डिजिटल सामग्री है उसको जब्त करने की भी शक्ति दे दी गई है। अब ये शक्ति जो है वो विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और राज्य की अखंडता की रक्षा के नाम पर दी गई है। लेकिन अभी हम आगे देखेंगे कि इन सब की जो अस्पष्ट परिभाषा है, इन सब की जो अस्पष्ट व्याख्या है, उसके कारण इस बिल में जो भी शक्तियां पुलिस और एजेंसीज़ को दी गई हैं उसके दुरुपयोग की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो न्यायिक अनुमति या बिना वारंटी के तलाशी के संदर्भ में अगर हम इस बिल की बात करें तो पुराने एक्ट में देखिए आप कि 2000 पुरान जो आईटी एक्ट 2000 था, इसमें तलाशी की शक्ति थी, लेकिन उसमें ज़्यादातर मामलों में मैजिस्ट्रेट या जो भी सक्षम प्राधिकारी था उससे पूर्व अनुमति की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन ये जो नया बिल है उसमें कुछ विशेष परिस्थितियों में सीधे तलाशी लेने का और सीधे जब्ती करने का प्रावधान है। जैसे अगर राष्ट्रीय आपात की स्थिति हो या समय की कमी हो या साक्ष्य मिटाने की आशंका हो, तो इन 3 परिस्थितियों में सीधे तलाशी ली जा सकती है और सीधे जब्ती की जा सकती है। अब इस पूरे जो विशेष परिस्थितियों का जो चर्चा किया गया है, इससे हमें ये पता चलता है कि अब न्यायिक निगरानी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, है ना। तो पुराने बिल में जो तलाशी की शक्ति थी उस पर कुछ अंकुश था, लेकिन नए बिल में कुछ विशेष परिस्थितियों में हमें सीधे तलाशी और जब्ती का प्रावधान पुलिस और एजेंसीज़ को दे दिया गया है, जिससे न्यायिक निगरानी कमज़ोर होने का खतरा काफ़ी बढ़ गया है। अब देखिए, इस पूरे कदम का, इस बिल के इन सारे प्रावधानों का हमारे मौलिक अधिकारों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अनुच्छेद 21 माफ़ कीजिएगा, जिसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात है, इसमें हमें निजता का अधिकार भी देखने को मिलता है। 2017 में केएस पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि निजता का अधिकार जो है वो एक मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, और निजता में कोई भी हस्तक्षेप जो है वो वैधानिक प्रावधान, उचित उद्देश्य और न्यूनतम हस्तक्षेप के सिद्धांत पर होना चाहिए। अब ये जो नया बिल है, इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा की व्यापक परिभाषा दी गई है। अब इस व्यापक परिभाषा के कारण जो भी शक्तियाँ पुलिस और एजेंसीज़ को दी गई हैं उन शक्तियों का दुरुपयोग संभव है। तो यहाँ पे मौलिक अधिकारों पर हमारे एक खतरा उत्पन्न होने की स्थिति हमें देखने को मिल रही है। अगर इस पूरे बिल के अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण की बात करें तो अमेरिका, यूरोप, इन सभी देशों में भी डिजिटल तलाशी के लिए हम देखते हैं न्यायिक वारंट की ज़रूरत पड़ती है। यूरोपीय संघ का जो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है वो नागरिकों के डेटा की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है, जो कि हमारे देश में निजता के अधिकार के से एकदम बिल्कुल इक्विवेलेंट है। तो भारत के प्रस्तावित कानून में जो इस स्तर की हमें न्यायिक निगरानी है और पारदर्शिता है, उसका अभाव देखने को मिलता है। तो ज़रूरत यह है कि अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों के पैटर्न पे हमें चलना चाहिए, ना कि हमें अपने देश की पुलिसिंग एजेंसीज़ को, हमारे देश में जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको बहुत ज़्यादा स्तर तक जो है शक्तियों को प्रदान करना चाहिए। तो इस बिल के प्रावधानों को लेकर काफ़ी ज़्यादा आलोचनाएं हुई है। इन आलोचनाओं में सबसे ज़्यादा तो ये बताया गया है कि डिजिटल तलाशी के लिए जो व्यापक शक्तियां दी गई हैं उसके दुरुपयोग की आशंका बहुत ज़्यादा है। साथ ही जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसकी परिभाषा अस्पष्ट है और इसकी परिभाषा को बहुत ज़्यादा व्यापक बना दिया गया है। तो इस व्यापकता के चलते इस बिल के दुरुपयोग की आशंका है। साथ ही साथ कोई भी स्वतंत्र डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड हमारे देश में नहीं है या ना ही कोई न्यायिक प्राधिकरण है, तो इस वजह से इस बिल के संबंध में ये सारी आलोचनाएं की जाती हैं। तो इस आर्टिकल में, इस बिल में जो भी कमियां हैं, इस बिल से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से निजात पाने के लिए कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। जैसे कि तलाशी से पहले मजिस्ट्रेट की अनुमति को अनिवार्य किया जाए, तलाशी के दौरान माफ़ कीजिएगा,
पारदर्शिता बढ़ती जाए और इसके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। एक स्वतंत्र गवाह को तलाशी के दौरान साथ रखा जा सकता है। इसके अलावा निगरानी तंत्र की स्थापना की जाए और वार्षिक रिपोर्टिंग की जाए कि किस तरीके से इस बिल पे काम हो रहा है। तो दोस्तों, आईटी बिल 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर डिजिटल तलाशी की शक्तियों का विस्तार किया गया है। इससे जांच और सुरक्षा में हालांकि सुविधा तो ज़रूर होती है, लेकिन न्यायिक अनुमति और पारदर्शिता के अभाव में हमारे देश के नागरिकों की निजता और स्वतंत्रता का जो हमारा मौलिक अधिकार है उसके लिए भी खतरा उत्पन्न होता है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि हम न्यायिक निगरानी, सटीक परिभाषाओं और पारदर्शी प्रक्रियाओं को अपनाकर अपने देश में सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच एक संतुलन बना के रखें, तभी हमारा देश एक सही पथ पर आगे बढ़ सकेगा। तो ये दोस्तों ये आर्टिकल की सारी ज़रूरी बातें थी जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब इस पूरी चर्चा के आधार पे आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि आईटी बिल 2025 में डिजिटल तलाशी से जुड़ी शक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत निजता के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ, जहां हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज ऑफ यूनिटी के बारे में। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में आई थी, नई वाली, उसके तहत 3 भाषा नीति को लागू करने की कोशिश की जा रही है। अब इसी संदर्भ में महाराष्ट्र सरकार ने प्राथमिक शिक्षा में हिंदी को दूसरी भारतीय भाषा के रूप में अनिवार्य करने का निर्णय लिया था, लेकिन महाराष्ट्र के जो राजनीतिक दल थे, वहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता थे और मराठी संस्कृति से जुड़े या मराठी अस्मिता से जुड़े जो भी ताकतें थी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस कदम का विरोध किया और इस कदम के विरोध के बाद महाराष्ट्र सरकार को अपने निर्णय को वापस लेना पड़ा। तो ये आर्टिकल इस बात पे जोर देता है कि एक रूपता को यानी यूनिफॉर्मिटी को राष्ट्रीय एकता के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए। हमारे देश की जो एकता है वो है विविधता। तो इस आर्टिकल में इस बात पे जोर दी गई है। इस आर्टिकल को बहुत अच्छे से समझेंगे दोस्तों। इस आर्टिकल के जो मुख्य बिंदु हैं, आइए हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 3 भाषा नीति का मूल उद्देश्य क्या है। देखिए, इस नीति का मूल उद्देश्य सभी विद्यार्थियों को एक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, एक अन्य भारतीय भाषा और एक विदेशी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अब ये व्यवस्था विद्यार्थियों को लचीलापन देती है। अब इसमें हिंदी केवल एक विकल्प है, हिंदी अनिवार्य नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो महाराष्ट्र में हिंदी को अनिवार्य बनाने की जो कोशिश की गई और उससे संबंधित जो विवाद हुए वो क्या है, आइए देखते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया था कि कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को दूसरी भारतीय भाषा के रूप में लागू करने का आदेश इन्होंने जारी कर दिया। अब इसकी वजह से वहाँ की जो क्षेत्रीय अस्मिता से जुड़े दल थे, वहाँ का जो नागरिक समाज था, उन्होंने काफ़ी विरोध किया और इस विरोध के पश्चात सरकार ने अपने आदेश को वापस ले लिया और डॉक्टर नरेंद्र यादव की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई। तो आखिर महाराष्ट्र में जो ये विवाद हुआ है ये हमें क्या बताता है? ये दोस्तों, ये जो विवाद है ये हमें भाषा, शक्ति और राजनीति, इसके मध्य संबंध के बारे में हमें बताता है। ये लेख कहता है कि सत्ता से जुड़ी भाषाएं ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती हैं। तो इस तरीके से हिंदी को जो थोपने का प्रयास है, विशेषकर राजनीतिक सत्ता के सहारे, ये हमारे समाज के लिए विभाजनकारी हो सकता है। विभाजनकारी हो क्या सकता है? आप अभी ऑलरेडी देख रहे होंगे कि दक्षिण भारतीय राज्य जो हैं इस नीति का काफ़ी विरोध कर रहे हैं। हिंदी के जबरन थोपने को लेके उनके द्वारा काफ़ी विरोध किया जा रहा है। तो इससे हमारे देश में क्षेत्रीय तनाव देखने को मिलता है। इससे हमारे देश में जो समाज है उसमें तनाव देखने को मिलता है। समाज का एक वर्ग समाज के दूसरे वर्ग के लोगों के प्रति एक दुर्भावना पैदा करने लग जाता है। तो बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टियां इसको राष्ट्रीय गर्व और एकता के रूप में देखती है, लेकिन ज़मीनी सच्चाई अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अलग है। ज़्यादातर छात्र जो हैं हिंदी क्षेत्र में भी वो अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं। बिहार, तमिलनाडु, इन सब स्टेट्स में तो रेयरली कोई तीसरी भाषा के रूप में दक्षिण भारतीय भाषाएं चुनता है। तो हमें ज़मीनी सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। केवल अपने राजनीतिक रोटी सेकने के उद्देश्य से जो है कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए, खासकर तब जब ये कदम हमारे समाज के लिए विभाजनकारी हो सकता है। अब इस नई शिक्षा नीति की जो 3 भाषा नीति है, इसमें कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ भी है। देखिए, स्कूलों में 15 भारतीय भाषाओं का विकल्प है, लेकिन किसी भी स्कूल में इतनी भाषाओं को पढ़ाना प्रैक्टिकल नहीं है। जब कम से कम 20 छात्र किसी भाषा की मांग करते हैं तभी वह भाषा पढ़ाई जाती है किसी भी स्कूल में, लेकिन अक्सर हिंदी ही चुनी जाती है, ये भी सच्चाई है। तो 3 भाषा नीति का जो वास्तविक उद्देश्य था, जो था बहुभाषिकता, यानी हमारे देश के जो विद्यार्थी हैं वो बहुभाषी हों। बहुभाषी कहने का मतलब वो एक से ज़्यादा भाषाएं जानते हो। तो इस 3 भाषा नीति का वास्तविक उद्देश्य हम देखते हैं कि कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि इसके संदर्भ में हमें व्यवहारिक कठिनाइयाँ देखने को मिलती है। तो इस पूरी चर्चा का दोस्तों
ये निष्कर्ष निकलता है कि भारत में राष्ट्रीय एकता का आधार एक रूपता नहीं, यूनिफॉर्मिटी नहीं, बल्कि बहुलता है। ये आपको ध्यान में रखना है। भाषा पर अगर नियंत्रण का प्रयास किया जाता है, चाहे वो प्रयास राजनीतिक पार्टी के द्वारा किया गया हो या प्रशासनिक शक्ति के द्वारा किया गया हो, ये प्रयास हमारे समाज में विभाजन को बढ़ावा दे सकता है। तो हमारे देश के अंदर एकता का अर्थ विविधता का सम्मान करना है, और यही है भारत की ताकत, और इसी नीति को हमारे देश के अंदर प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। तो इस पूरी चर्चा के आधार पे दोस्तों आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के नाम पे भाषाई एकरूपता थोपने के क्या खतरे हो सकते हैं, भारतीय संदर्भ में विवेचना कीजिए। बढ़ते हैं अगले इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ, जहाँ पे दोस्तों जो 1975 से 77 के दौरान आपातकाल हमारे देश में लगाया गया था, उस आपातकाल के दौरान जो जबरन नसबंदी अभियान यानी फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम जो चलाया गया था, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि इस नसबंदी अभियान जो है, माफ़ कीजिए, इस आपातकाल का मुख्य उद्देश्य, इस नसबंदी अभियान का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण था, लेकिन वास्तव में यह एक राजनीतिक दमन, सामाजिक नियंत्रण और सत्ता प्रदर्शन का एक साधन बन जाता है। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि ये जो अभियान था जबरन नसबंदी का, वो दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में देखे गए सबसे बड़े, सबसे क्रूर और एक संगठित मानवाधिकार उल्लंघनों में शामिल है। इस आर्टिकल को दोस्तों आप अपने जीएस पेपर 1 के आधुनिक भारतीय इतिहास से जोड़ सकते हैं, आपातकाल और उसके परिणाम से जोड़ सकते हैं, फिर जीएस पेपर 2 के शासन, नैतिकता और मानवाधिकार से जोड़ सकते हैं, साथ ही साथ जीएस पेपर 4 के सत्ता के विवेकपूर्ण उपयोग और जवाबदेही से भी जोड़ सकते हैं। तो आइए एक एक करके हम इस आर्टिकल के सारे मुख्य बिंदुओं के बारे में चर्चा करते हैं। नसबंदी को जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर हम देखते हैं आपातकाल के दौरान पेश किया गया। अब आप देखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम पहले से ही स्वैच्छिक नसबंदी को बढ़ावा देता था, लेकिन आपातकाल के दौरान संजय गांधी के नेतृत्व में इसे अनिवार्य रूप से लागू किया गया। आप देखें, मुख्यतः गरीब, दलित, अल्पसंख्यक, झुग्गी झोपड़ी वासियों, इन सारे और ग्रामीण लोग, इन सबको निशाना बनाया गया। तो जो समाज के कमज़ोर वर्ग थे, समाज में हाशिए पर रह रहे समुदाय थे, उनको मुख्य रूप से निशाना बनाया गया इस जबरन नसबंदी अभियान के दौरान। तो इस पूरे कदम को लेखक ने नियो माल्थुसियन और यूजेनिक प्रोजेक्ट कहा है, जिसमें राज्य ने उचित आबादी बनाने के नाम पर नागरिकों की शारीरिक स्वायत्तता पर आक्रमण किया। अब देखिए, नसबंदी कराना एक स्वैच्छिक निर्णय होना चाहिए। खासकर देखिए, वर्तमान समय में तो ये आप कुछ कह ही नहीं सकते, बिकॉज वर्तमान समय में मैंने आपको बताया कि निजता का जो अधिकार है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है ना। और ये अधिकार फंडामेंटल राइट कब बनाया गया? 2017 में। और ये निजता का अधिकार हमारे अनुच्छेद 21 का पार्ट है, ये आप ध्यान में रखेंगे। 2017 में कौन सा केस था? KS पुट्टास्वामी केस, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इस पूरे जबरन नसबंदी अभियान के कदम को लेखक ने यूजेनिक प्रोजेक्ट कहा और नियो माल्थुसियन कहा, और ये कहा कि राज्य ने उचित आबादी बनाने के नाम पर नागरिकों की शारीरिक स्वायत्तता पर आक्रमण किया था। तो इस पूरे अभियान से हमें ये पता चलता है कि ये अभियान न केवल जनसंख्या नियंत्रण के लिए था, बल्कि इस अभियान के पीछे राजनीतिक उद्देश्य भी शामिल थे। अब हम अन्य देशों के उदाहरण देखें और उससे भारत की तुलना करें, तो हम देखते हैं कि अमेरिका में 1907 से लेकर 1979 के बीच में लगभग 60,000 मानसिक रूप से बीमार, गरीब और अश्वेत मूल अमेरिकी लोगों की जबरन नसबंदी की गई थी। स्वीडन में 1935 से 76 के दौरान 63,000 लोगों की नसबंदी की गई, जिन्हें अयोग्य माता पिता माना गया था। नाज़ी जर्मनी में भी नस्ल शुद्धि के नाम पे 4,000 लोगों की जबरन नसबंदी की गई। पेरू में आप देखेंगे 3 लाख ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं की नसबंदी की गई। चीन में भी एक चाइल्ड नीति के तहत करोड़ों महिलाओं की जबरन नसबंदी की गई। तो आपातकाल के दौरान जो भारतीय नसबंदी अभियान था, वो इन सारे नसबंदी अभियानों से जो वैश्विक स्तर पर संचालित किए गए उनसे काफ़ी अलग था। और इसकी भयावहता की अंदाज़ा, ये कितना भयानक था, आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जब शाह आयोग की रिपोर्ट आई तो उसमें नसबंदी से जुड़े 1778 मौतों का आंकड़ा सामने आया, और ये भी बताया गया कि सैकड़ों घायल भी हुए। इसके अलावा हज़ारों अनौपचारिक नसबंदी की बातें भी सामने आई। 1975 में लगभग 13 लाख नसबंदी, 1976 में 26 लाख नसबंदी और 1977 में कुल 83 लाख नसबंदी की गई, जो कि अभी तक का पूरे मानव इतिहास का सबसे बड़ा नसबंदी अभियान, जबरन नसबंदी अभियान बन गया था। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान को पुरुष नसबंदी बेल्ट कहा गया, पुरुष नसबंदी बेल्ट कहा गया।
जो वैस्केटोमी होता है इसको पुरुष नसबंदी कहते हैं। तो इन सारे क्षेत्र को पुरुष नसबंदी का बेल्ट कहा गया। अब देखिए, जब भी कोई भी कदम सरकार के द्वारा ज़बरदस्ती उठाया जाता है तो इसका जाहिर सी बात है विरोध होना लाजमी है। बिहार में आप अगर विरोध देखेंगे तो देखेंगे कि जेपी आंदोलन का जो गढ़ था पटना, गया, मुजफ्फरपुर, सारण, भोजपुर, यहाँ पे ज़बरदस्त इस अभियान का विरोध किया गया। रेलवे स्टेशन, सड़कों, जेलों, यहाँ तक कि भिक्षुओं तक को निशाना बनाया गया। और अब देखिए, इस कदम की भयावहता का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए, ये कितना ज़बरदस्ती था, कितना फोर्स्ड कदम था। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि राशन दुकान से अनाज लेने के लिए नसबंदी सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया गया। 1976-77 में बिहार में लगभग 4.5 लाख नसबंदी की गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के खालपुर गांव में पुलिस फायरिंग में 25 लोगों की मौत भी हुई, जिन्होंने इस जबर नसबंदी का विरोध किया था, और इस पूरी घटना को नसबंदी गोलीकांड कहा गया। हरियाणा के उत्तावर गांव में बिजली काटकर लगभग 700 अधिकारियों ने एक रात में 180 पुरुषों की नसबंदी कर दी। तो इन सारे उदाहरणों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि 1975 से, माफ़ कीजिएगा, 1975 से 77 जो आपातकाल का समय था, ये कितना भयावह था। लोग किस हद तक डर में जी रहे थे, है ना। तो दोस्तों, समाज पर इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा और इसके राजनीतिक परिणाम भी हमें देखने को मिले। जैसे इमरजेंसी शब्द जो था वो नसबंदी के वक्त का पर्याय बन गया, यानी कि जब भी आपातकाल की चर्चा होती तो लोग उस आपातकाल को नसबंदी के काल के से जोड़ देते थे। तो इस आर्टिकल में लेखक ने इसको नेक्रोपॉलिटिक्स कहा है। नेक्रोपॉलिटिक्स दोस्तों ऐसा पॉलिटिक्स होता है जहाँ पे नागरिकों के जीवन पर और नागरिकों के शरीर पर राज्य की चरम सत्ता स्थापित हो जाती है। इस पॉलिटिक्स को हम नेक्रोपॉलिटिक्स कहते हैं। तो ये सामाजिक परिणाम हमें देखने को मिला। राजनीतिक परिणाम के तौर पे आप देखेंगे कि 1977 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को उत्तर भारत में करारी हार का सामना करना पड़ा और नसबंदी जो है वो जनता में आक्रोश का प्रतीक बन गई। 1978 की एक फिल्म भी आई थी नसबंदी, जिसका गीत था क्या मिल गया सरकार तुम्हें इमरजेंसी लगा के नसबंदी करा के। ये गीत भी बनाया गया जो कि जनता की स्मृति में दर्ज हो गया और नसबंदी के विरुद्ध जो भी जनता के अंदर जो कुंठा थी उस कुंठा को बताता है ये गीत और ये फिल्म। तो दोस्तों, आपातकाल का नसबंदी अभियान केवल जनसंख्या नीति नहीं था, इस बात को तो हम स्पष्ट रूप में स्वीकार कर सकते हैं। ये केवल जनसंख्या नीति नहीं था, बल्कि यह सत्ता के केंद्रीकरण और सामाजिक नियंत्रण का एक क्रूर उदाहरण था। अब इस उदाहरण से हमें ये सीख मिलती है कि लोकतंत्र में राज्य की जो भी शक्ति है, राज्य के जो भी अंग है, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, सरकार के सभी अंगों को न्यायिक और संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर रहना चाहिए। इनको न्यायिक और संवैधानिक मर्यादाओं से सीमित करना चाहिए, ताकि जो 1975 से 77 के आपातकाल के दौरान हमें घटनाएं देखने को मिली वो घटनाएं भविष्य में दोबारा घटित ना हो। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा के आधार पर आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो ये इसमें जितनी भी ज़रूरी बातें थी मैंने आपसे चर्चा की। अब देखिए, भारत में मैंने बताया आपको 1975 से 77 तक आपातकाल लगा हुआ था। तो आपातकाल के बारे में कुछ बातें जान लेना हमारे लिए ज़रूरी है। हमारे संविधान के अनुसार भारत में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। अनुच्छेद 352 में आपका नेशनल इमरजेंसी है, यानी राष्ट्रीय आपात है। 356 में आपका स्टेट इमरजेंसी है, यानी राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन कहते हैं इसको। इसी को हम संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं। इसके साथ साथ 360 में आप वित्तीय आपातकाल देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको आपातकाल के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में देखना है तो आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट को विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने लक्ष्मीकांत के 7th एडिशन के बुक को बहुत ही ज़्यादा विस्तार में कवर किया है। और वहाँ पे आपातकाल से संबंधित जो वर्तमान कौन कौन सी चुनौतियाँ उभर के आई है, वर्तमान कौन कौन से हमें आपातकाल के संदर्भ में आयाम देखने को मिलते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, उन सब के बारे में मैंने वहाँ पर बहुत डिटेल में चर्चा किया है। यहाँ पर मैं आपको संक्षिप्त रूप में राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपात के बारे में। अब देखेंगे इसकी चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 352 में। राष्ट्रीय आपात को 3 कारणों के आधार पर लगाया जा सकता है। पहला है युद्ध, दूसरा है बाह्य आक्रमण, तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जब युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर नेशनल इमरजेंसी को लगाया जाता है तो हम इसे बाह्य आपात कहते हैं। ठीक है। और जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पे इमरजेंसी को लगाया जाता है तो हम इसे आंतरिक आपात कहते हैं।
इंग्लिश में इसको हम एक्सटर्नल इमरजेंसी कहते हैं, हिंदी इसको हम इंटरनल इमरजेंसी कहते हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति अपने मन से ये उद्घोषणा नहीं कर सकता, ना ही केवल प्रधानमंत्री की सिफारिश पर यह उद्घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति केवल और केवल मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। इसके बाद आप देखेंगे कि इस उद्घोषणा को संसद की स्वीकृति की ज़रूरत होती है, और ये स्वीकृति उद्घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर लेनी होती है। अब इस 1 माह के भीतर संसद की जो स्वीकृति है, वो स्वीकृति का माध्यम है विशेष बहुमत। अब देखिए, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मेरे इमरजेंसी वाले लक्ष्मीकांत की वीडियोस को ज़रूर देखें, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने विशेष बहुमत क्या होता है, यहाँ पे फिर जो 6 माह में पुनः अनुमोदन की ज़रूरत क्यों है, इसके बारे में, सबके बारे में मैंने बहुत डिटेल में चर्चा किया है। तो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को संसद की स्वीकृति 1 माह के भीतर लेनी पड़ती है, और अगर इसको आगे बढ़ाना है 1 साल के, माफ़ कीजिएगा, इसको अगर आगे बढ़ाना है तो इसको हर 6 महीने में दोबारा संसद से अनुमोदन लेना पड़ेगा। तो राष्ट्रीय आपात को अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हर 6 महीने के बाद दोबारा से अनुमोदन संसद से लेना पड़ता है। अब इसके प्रभाव के बारे में दोस्तों बात करें तो संघ को राज्यों पर पूर्ण नियंत्रण मिल जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय आपात की स्थिति में मौलिक अधिकार जो है आर्टिकल 19, इसका आप देखेंगे निलंबन हो जाता है। अब मैंने आपको यहाँ पे बाह्य आपात बताया, जब युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपात लगा हो। तो अनुच्छेद 19 का निलंबन केवल और केवल बाह्य आपात यानी एक्सटर्नल इमरजेंसी की स्थिति में ही निलंबन होता है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय आपात जब लागू होता है तो केंद्र को राज्य की सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। अब दोस्तों, हमारे देश में राष्ट्रीय आपात अभी तक कुल 3 बार लागू हुआ है। पहली बार 1962 में चीन वॉर के समय, दूसरी बार 1971 में पाकिस्तान के साथ जब हम युद्धरत थे तब, और तीसरी बार 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी की सरकार ने लगाया था। अब शुरुआत के जो ये 2 हैं, ये तो बाह्य आपात थे, माफ़ कीजिएगा, 1962 और 71 वाला जो आपातकाल था, ये बाह्य आपातकाल था। वहीं 1975 में आप देखेंगे जो आपातकाल लगाया गया वो आंतरिक आपातकाल था। अब देखिए, आंतरिक अशांति की जगह पे सशस्त्र विद्रोह जो है, इस शब्द को लाया गया था, क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार ने आंतरिक अशांति की जगह पे ही आंतरिक अशांति के आधार पर ही हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज कर दिया था। तो अब कोई और सरकार ऐसा ना करे। अब आंतरिक अशांति में तो कुछ भी हो सकता है, किसी क्षेत्र में मान लीजिए कि 10 लोगों ने मिलकर कोई छोटा सा दंगा कर दिया, तो उस आधार पर भी आप नेशनल इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हैं। तो आंतरिक अशांति की जो भाषा है वो काफ़ी वेग है, काफ़ी अस्पष्ट है। तो इस वजह से आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह से प्रतिस्थापित कर दिया गया, और अब केवल सशस्त्र विद्रोह देश के अंदर हो तभी राष्ट्रीय आपात को इम्पोज किया जा सकता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये दोस्तों नेशनल इमरजेंसी हो गया। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति शासन के बारे में, जिसके बारे में अनुच्छेद 356 में चर्चा है। देखिए, राष्ट्रपति शासन लगाने के कारण 2 हैं। एक तो राज्य में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, और दूसरा विधानसभा में बहुमत का अभाव हो या राज्यपाल की रिपोर्ट से यह संकेत मिले कि अब संविधान के अनुसार शासन संभव नहीं है। तो राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की रिपोर्ट या अन्य जानकारी के आधार पर राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकते हैं। अब इसको लागू करने के बाद 2 महीने के भीतर संसद की मंजूरी आवश्यक है। मैंने आपको नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपात में बताया था कि ये अवधि 1 माह है, वहीं आप देखेंगे प्रेसिडेंट रूल में ये अवधि जो है वो 2 माह है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर इसको एक बार में 6 महीने तक ही लागू किया जा सकता है, और इसको अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, वो भी विशेष परिस्थितियों में। अब इस विशेष परिस्थितियों में कौन कौन सी बातें हैं, ये मैंने अपने आपातकाल वाले वीडियो में, जो कि मैंने लक्ष्मीकांत के चैप्टर्स के ऊपर बनाया है, उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप उसको ज़रूर देखें। फिर जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है किसी भी राज्य के अंदर में, तो वहाँ की विधानसभा को या तो भंग किया जा सकता है या फिर निलंबित किया जा सकता है। आपको ध्यान ये रखना है कि राष्ट्रपति शासन लागू होने पर विधानसभा अपने आप भंग नहीं होती, उसको भंग भी किया जा सकता है, उनको निलंबित भी किया जा सकता है। फिर जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो राज्य का शासन राष्ट्रपति के नाम पर वास्तव में केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है। लोकतांत्रिक नियंत्रण के लिए संसद जो है वो राज्य के बजट और राज्य के कानूनों को मंजूरी देती है। एसआर बोम्मई बनाम भारत
संघ इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। अगर मनमानी स्थिति में इसे लागू किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट इस राष्ट्रपति शासन के इम्पोजिशन को रद्द भी कर सकता है। 1950 से अभी तक दोस्तों 130 से ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। पहले भी इसके दुरुपयोग की आलोचना हुई है, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें काफ़ी ज़्यादा सख्ती दिखाई। तो ये राष्ट्रपति शासन के बारे में कुछ ज़रूरी बातें थी। वित्तीय आपातकाल दोस्तों हमारे संविधान के अनुच्छेद 360 में वर्णित है। इसके कारण के हम बात करें तो भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को जब गंभीर खतरा उत्पन्न होता है तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 360 के अनुसार हमारे देश में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अभी तक हमारे देश में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया, ये बात ध्यान में आप रखेंगे। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है और इसकी उद्घोषणा के भी 2 महीने के भीतर इसे संसद की मंजूरी लेना ज़रूरी है। मंजूरी के पश्चात वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल तक लागू रह सकती है, तब तक जब तक कि राष्ट्रपति इसे वापस ना ले ले। जब वित्तीय आपातकाल लागू हो जाता है तो केंद्र सरकार को केंद्र और राज्यों के कर्मचारियों के वेतन में, भत्ते में कटौती में, इन सब का अधिकार मिल जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि वित्तीय आपातकाल एकमात्र ऐसी स्थिति है जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इन सब के जजेस की सैलरी में कटौती की जा सकती है। इसके अलावा और कोई भी स्थिति नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट या जजेस की सैलरी में कटौती तब की जाए जब वो अपने पोस्ट पे बने हुए। तो अभी तक मैंने अब आपको बताया कि ये वित्तीय आपातकाल अभी तक हमारे देश में एक बार भी लागू नहीं हुआ है। तो ये संविधान का बहुत कठोर प्रावधान है जिसको कि गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में ही लागू किया जा सकता है। तो ये दोस्तों इमरजेंसी से रिलेटेड जो भी ज़रूरी बातें थी मैंने आपके साथ की। उम्मीद करता हूँ आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल दोस्तों इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। आप देखिए कि हाल ही में चुनाव आयोग ने 345 पंजीकृत लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं होने वाली राजनीतिक पार्टियों यानी कि RUPP मीन्स की रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़, इनको डीलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू की है। ये ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने पिछले 6 वर्षों में कोई चुनाव नहीं लड़े, जिनके कार्यालयों का कोई भी भौतिक रूप से पता नहीं लगाया जा सका है, यानी इनका कोई कार्यालय का इनका कोई लोकेशन ही नहीं है, कोई इनका अस्तित्व ही नहीं है और ना ही इन्होंने पिछले 6 वर्षों में कोई चुनाव लड़ा है। तो इस वजह से ये कदम इलेक्शन कमीशन के द्वारा उठाया गया है। अब ये कदम दोस्तों चुनावी पारदर्शिता को बढ़ाएगा और जो फर्जी पार्टियां हैं या लेटर पैड पार्टियां हैं जो केवल कागज़ पर मौजूद होती हैं, इनके दुरुपयोग को रोकने के लिए इनके दुरुपयोग को रोकेगा। तो ये आर्टिकल जो है ये आपके GS पेपर 2 के संवैधानिक प्रावधान, चुनावी सुधार और लोकतांत्रिक संस्थाओं से जुड़ता है। साथ ही साथ GS पेपर 4 में नैतिकता में जवाबदेही और पारदर्शिता से भी जुड़ता है। बात करते हैं इस आर्टिकल के सारे मुख्य बिंदुओं के बारे में। देखिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी के पंजीकरण की कानूनी प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। अब आपको ध्यान होगा आर्टिकल अनुच्छेद 19(1)(c) जिसमें हमें संघ और सहकारी समिति ये बनाने का अधिकार है। ठीक है, तो अपने इसी अधिकार के तहत जो है हम राजनीतिक पार्टियां बना सकते हैं। इसके साथ साथ जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट है यानी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, उसकी धारा 29A भी कहती है कि किसी भी राजनीतिक दल को पंजीकरण के लिए अपने गठन के 30 दिनों के भीतर अपना मेमोरेंडम भारतीय निर्वाचन आयोग को देना होता है। इस मेमोरेंडम में संविधान के प्रति आस्था, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और भारत की एकता और अखंडता का सम्मान शामिल होना चाहिए। साथ ही साथ इस मेमोरेंडम में यह भी बताया जाएगा कि उस राजनीतिक पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र को अपनाया जाएगा, जैसे कि पार्टी के पदाधिकारियों के लिए समय समय पर चुनाव के प्रावधान होंगे। तो ये सारी बातें जो है वो उस मेमोरेंडम में होंगी, तभी जाके उसको पंजीकरण जो उसका है वो मान्य हो पाएगा। अब देखिए, जो RUPPs यानी कि पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, इनको कई सारे लाभ मिलते हैं। जैसे इनको आप देखेंगे आयकर अधिनियम की धारा 13A के तहत चंदों पर कर से छूट मिला हुआ है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में साझा चुनाव चिन्ह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर चुनाव प्रचार के लिए इनको 20 स्टार प्रचारक रखने की भी अनुमति है। फिर 20,000 से ज़्यादा दान देने वाले व्यक्तियों का विवरण हर वर्ष इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना अनिवार्य है, अन्यथा इनको जो धारा 13A के तहत आयकर अधिनियम का जो है उसके तहत जो छूट मिलती है वो छूट समाप्त हो सकती है। फिर 2,000 से अधिक का दान केवल चेक या बैंक ट्रांसफ़र से ही स्वीकार किया जाता है इन सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा। अब देखिए समस्या क्या है इन पार्टियों से संबंधित। तो मई 2025 तक भारत में 2800 से ज़्यादा RUPPs हैं
और 2024 के आम चुनाव में इनमें से के लगभग 750 ने ही भाग लिया था। तो ये पार्टियां केवल नाम मात्र की रह गई हैं, ना तो ये चुनाव लड़ती हैं, है ना, ना ही इनका कोई अपना कार्यालय का भौतिक अस्तित्व है, लेकिन ये कर छूट और अन्य सुविधाओं का लाभ उठाने लगती हैं। अब देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में इस बात का कोई भी स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि यदि कोई पार्टी चुनाव ना लड़े, अपना आंतरिक चुनाव ना कराए या वार्षिक विवरण ना दे, तो उसको डीलिस्ट कर दिया जाए। इस बात की चर्चा आरपी एक्ट, इस बात की चर्चा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक केस है जिसको हम इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर 2002 का केस कहते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही किसी भी पार्टी को डी रजिस्टर कर सकती है या उसको डी लिस्ट कर सकती है। अब ये स्थितियां हैं जैसे उसने अपना पंजीकरण धोखाधड़ी से करवाया हो या उस पार्टी ने संविधान के प्रति अपनी निष्ठा खो दी हो। तो ऐसे स्थितियों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी भी पार्टी को डिलिस्ट कर सकता है। तो ये समस्या है और ये निष्क्रियता हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि RUPPs की कैटेगरी में आते हैं उनसे संबंधित देखने को मिलती है। अब जो चुनाव आयोग का हालिया कदम है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, मार्च 2024 की जो अधिसूचना आई, जिसको 2025 तक अपडेट किया गया, इसमें 281 पार्टियों को डिलिस्ट और 217 को निष्क्रिय घोषित किया गया। इसके कारणों में चुनाव आयोग के द्वारा ये बताया गया कि ना तो इनके दफ्तर का पता मिल रहा था, ना ही इन्होंने पिछले 6 साल से चुनाव लड़ा था, ना ही इन्होंने अपना कोई विवरण अपडेट किया है। तो ये जो निष्क्रिय पार्टियां हैं, ये साझा चुनाव चिन्ह और आयकर छूट इनकी पात्रता खो देती है अगर इनको डिलिस्ट कर दिया जाता है। अब ये जो कदम है वो फर्जी पार्टियों के ज़रिए जो कर अपवंचन है, जो काले धन का दुरुपयोग है, इन सब को रोकने के लिए ज़रूरी था। देखिए, दरअसल होता क्या है कि ऐसे ही RUPPs को बना के जो कर अपवंचन मैंने आपको बताया कि RUPPs को कर अपवंचन से छूट मिलती है अंडर आर्टिकल 13A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, है ना। तो इस एक्ट के तहत जो इन पार्टीज़ को छूट मिलती है, उस छूट का लाभ उठाने के लिए बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ इस्तेमाल करते हैं। बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का इस्तेमाल कर अपवंचन के लिए करते हैं। साथ ही साथ काले धन के सफ़ेदीकरण के लिए भी इन पार्टीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो चुनाव आयोग का हालिया कदम इस दुरुपयोग को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी था और इस दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा सकता है। इस आर्टिकल में सुधार के लिए सुझाव भी दिया गया है और आगे का रास्ता भी बताया गया। आइए देखते हैं। इसमें बताया गया है कानूनी सुधार की आवश्यकता है। जैसे लॉ कमीशन 2015 की जो रिपोर्ट थी, उसमें ये कहा गया था कि लगातार 10 वर्षों तक चुनाव न लड़ने पर पार्टी को डी रजिस्टर करने का प्रावधान था। फिर इलेक्शन कमीशन का जो 2016 का मेमोरेंडम था, उसमें जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यानी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, उसमें संशोधन कर इलेक्शन कमीशन को अधिकार देने की बात की गई थी। साथ ही साथ आंतरिक लोकतंत्र की मजबूती करने की भी बात की गई थी, ताकि जो पार्टियों में नियमित चुनाव है और पारदर्शिता है वो सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन को सीधे तौर पर आंतरिक राजनीति में शामिल होने की बजाय कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने का सुझाव इस आर्टिकल में दिया गया। यानी जो भी RUPPs हैं उनकी आंतरिक राजनीति में इलेक्शन कमीशन शामिल ना हो, बल्कि कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल करके इन सारी पार्टीज़ को निष्क्रिय से सक्रिय बनाने में मदद करे और ऐसी पार्टीज़ जो कि गलत उद्देश्यों के लिए बनाई गई हैं उनका जो डीलिस्टिंग करे या उनके पंजीकरण को रद्द कर दे। तो दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये जो हालिया कदम है, ये केवल एक तकनीकी कार्रवाई नहीं है, बल्कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में ये लेटर पैड पार्टी यानी फर्जी पार्टी की संस्कृति समाप्त हो, हमारे देश के अंदर लोकतंत्र मजबूत हो, तो हमें कानून में सुधार कर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्पष्ट शक्तियां देनी पड़ेंगी। साथ ही साथ पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र की अनिवार्यता को भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। तभी जाके हम अपने देश में लोकतंत्र को वैश्विक स्तर पे लेके जा सकते हैं। हम अपने देश के अंदर जो भी धोखाधड़ी हो रहे हैं, लोकतंत्र में जो नागरिकों का विश्वास कम हो रहा है, उस विश्वास को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बहुत सारी बातें की थी, तो उनके बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक इससे संबंधित सारे अनुच्छेद हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात की गई है और ये हमारे संविधान के भाग 15 में है। संविधान का अनुच्छेद 324 कहता है कि चुनावों का संपूर्ण नियंत्रण के लिए, निर्देशन के लिए और पर्यवेक्षण के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा। अब चूंकि 25 जनवरी को ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्थापित किया गया था, इस वजह से हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं।
अगर हम ईसीआई के संरचना की बात करें तो शुरू में तो केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त था, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर था। लेकिन 1989 और 1993 में संशोधन के बाद इस मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को भी शामिल कर लिया गया और इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की गई। अब देखिए 1989 में दरअसल हुआ ये था कि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था। इसके माध्यम से जो वोटिंग एज थी, मतदान की उम्र थी, इस वोटिंग एज को 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था। अब इस उम्र को कम करने की वजह से जो मतदाता सूची है, उस मतदाता सूची में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, उस मतदाता सूची का विस्तार होता है। तो इस वजह से एक अकेले मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा इतने बढ़े हुए कामों को अच्छे तरीके से मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इनकी सहायता करने के लिए 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जोड़ दिया गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। फिर अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कार्यकाल की बात करें या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले कंप्लीट हो जाए वो होता है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसी तरीके से हटाया जा सकता है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है उसको हम महाभियोग कहते हैं। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को राष्ट्रपति चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश पर हटा सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए है, ये जो 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं इनके लिए नहीं है। इन 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को राष्ट्रपति हटा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर, ये आप ध्यान में रखेंगे। इलेक्शन कमीशन के अगर हम मुख्य कार्यों की बात करें तो लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के चुनाव करवाना, साथ ही साथ चुनाव आचरण संहिता जिन्हें हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी कहते हैं उसको लागू करना, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना, उनको मान्यता देना, साथ ही साथ जो चुनाव चिन्ह है उसका आवंटन करना। इसके अलावा चुनाव सुधारों की सिफारिश करना और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना, चुनावी व्यय की निगरानी करना, ये सारे इनके मुख्य काम हैं। अब चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक निकाय है ना, अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन है, तो एक संवैधानिक निकाय को काम करने के लिए स्वतंत्रता की ज़रूरत होती है। उसे सरकार के अंगों से सरकार के अंगों के द्वारा उस संस्था में हस्तक्षेप किया जाए, इस बात को रोका जाता है, इस बात को निषिद्ध किया जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए भी कई सारे हमारे संविधान में उपाय किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि उनके कार्यकाल की सुरक्षा है ना। मैंने आपको बताया कि वो 6 साल या 65 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं, और इनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो हटाने की प्रक्रिया आप देखेंगे महाभियोग संबंधी प्रक्रिया। और महाभियोग दोस्तों आज तक ना तो किसी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पर लगा है, ना ही किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर लगा है। तो इनको अपने कार्यकालों की सुरक्षा होती है। साथ ही साथ इनके जो वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें होते हैं वे संसद द्वारा निर्धारित होते हैं और ये न्यायपालिका के समान होते हैं। इसके अलावा कार्यकाल के दौरान इनके शर्तों को प्रतिकूल तरीके से नहीं बदला जा सकता, यानी जो भी शर्तें उन्हें मिली हुई हैं उनके कार्यकाल के दौरान उन शर्तों को कम नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों इलेक्शन कमीशन के समक्ष ये स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उपाय थे। इसके अलावा आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के समक्ष कई सारी चुनौती और भी देखेंगे, और इस चुनौतियों में जो सुधार के सुझाव हैं उसको भी हम देखते हैं। सबसे पहले तो नियुक्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसके नियुक्ति में कुछ परिवर्तन आए हैं, उसके संदर्भ में ये सारी बातें की गई है कि नियुक्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। वित्तीय और प्रशासनिक स्वतंत्रता को सीमित किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो है लॉ कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न समितियों ने भी ये सुझाया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए जो कॉलेजियम प्रणाली है उसको अपनाया जाए। साथ ही साथ चुनाव आयोग को अस्थायी सचिवालय दिया जाए और उनको वित्तीय स्वायत्तता दी जाए ताकि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम कर सके, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनावी प्रक्रिया को आयोजित कर सकें, जिसके कारण हमारे देश के लोकतंत्र में जो लोगों का विश्वास है वो बना रहे। इसके साथ साथ आंतरिक लोकतंत्र और चुनावी वित्त पारदर्शिता के लिए सख्त नियम बनाने का भी सुझाव दिया गया है। तो दोस्तों भारत का निर्वाचन आयोग जो है वो हमारे देश के अंदर लोकतंत्र के आत्मा की तरह काम करता है। अब आत्मा को निष्पक्ष, स्वतंत्र और प्रभावी होने के लिए हमारे देश में लोकतंत्र की विश्वसनीयता को मजबूत बनाने के लिए लोकतंत्र की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए और मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने देश में जो लोकतंत्र की आत्मा है उसको निष्पक्ष रखें, उसको स्वतंत्र रखें और उसको प्रभावी कार्य करने दें।
तो ये दोस्तों आज के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे उसके बारे में मैंने आपसे बात की। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। आपको अगर दोस्तों इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ मेरे आंसर राइटिंग वाले ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट और भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पे मैंने लक्ष्मीकांत की सीरीज़ चलाई है, एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज़ चलाई है। तो ये चीज़ों का आप लाभ उठा सकते हैं। एक और चीज़ दोस्तों छूट गई थी कि जो वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार है, तो चयन प्रक्रिया और संवैधानिक बदलाव हालांकि कुछ किए गए हैं, तो उसमें उसके आधार पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आज के सेशन में जो भी ज़रूरी बातें थी मैंने आपके साथ बहुत विस्तार से चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।